वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम लगभग 130 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 29/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। टोटल जो है आपके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 130 शिफ्ट में एनटीपीसी के लगभग एग्जाम कराए गए थे, जिसके जो है आपके यहाँ पर इस वीडियो में जो है 29/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन कराए जाएंगे। और बाकी जो आपको यहाँ पर पीला रंग के जो दिख रहे हैं जो शिफ्ट, उसके जो है मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 4624 अंडर रूट का वैल्यू जो है कितना है 68 यानी कि 68 है, तो इतना का आपसे पूछा जा रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे कि अंडर रूट 46.24 दिया गया है, तो इसे हम लोग जो है इस तरीके से लिख सकते हैं कि 46.24 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसे तोड़ेंगे तो 4624 का आपका कितना दिया गया है, अंडर रूट के बाहर कितनी संख्या आती है, यानी कि 68 का स्क्वायर, ये 4624 है, यानी कि 4624 बाहर आएगा तो कितना आएगा 68 बटा नीचे कितना है 100 है, 100 के अंडर रूट बाहर आएगा तो कितना होता है 10 होता है, यानी कि 68/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.8 लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिक तरीका होता है तोड़ने का। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट तोड़ना है तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे कि 4624 का जो है कितने का स्क्वायर होता है 68 यानी कि 68 का होता है। और यहाँ पर जो है कितनी संख्या के बाद, यानी कि कितनी संख्या के जो है पहले पॉइंट है, तो दो संख्या 4 संख्या, और अंडर रूट से अगर बाहर निकलेगा तो ये दो संख्या के पहले पॉइंट आएगी। तो दो संख्या 68 है तो उसके पहले क्या आ जाएगी पॉइंट, यानी कि 0.68 आएगी। तो इस तरीके का निकालने का होता है, जो कि आपको परीक्षाओं में इसी तरीके से बनाए करेंगे। ये आपका बेसिक तरीका मैंने भी आपको बता दिया। तो यहाँ पर जो है इसका भी जो है करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4624 का 68 होता है, और यहाँ पर जो है 3 3 6 है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 3 संख्या के पहले जो है क्या आएगी पॉइंट आएगी। तो यहाँ पर एक शून्य और बैठा देंगे तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी पॉइंट आ जाएगी, यानी कि 0.068 आपका वैल्यू आएगा। सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 8 6 14, यहाँ पर से आपका 8 6 14 1 15, 5 हाथ में 1 और 6 1 7 होगा, यानी कि 7.548 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आप जब भी परीक्षाओं में निकालेंगे तो इस तरीके से निकाला कीजिएगा, ना कि ये पूरा बेसिक तरीका पर निकालिएगा। तो ये तरीका बेहतर होता है निकालने का। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी का अनुपात 5:16 है, बी सी का 8:25 और सी और डी का 20:9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और डी का अनुपात क्या होगा। तो ए और डी का हमें वैल्यू चाहिए। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो का रिलेशन आपस में रहे तब हमें क्या करना होता है, ये जो पहला वाला नंबर है सभी में क्या करेंगे, ये जो पहला वाला नंबर है उसका क्या करेंगे गुणज कर देंगे। जैसे कि पहला वाला सभी में नंबर क्या था 15 था, इंटू बी सी में जो है पहला वाला नंबर 8 था, फिर सी डी में आपका 20 था रेशियो में। फिर क्या करेंगे डी का अनुपात में वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे डी का कैसे निकालेंगे, ये जो सारा सेकेंड नंबर, ये जो सारा आपका दूसरा नंबर है वो आपका क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो गुना करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 इंटू आपका 25 इंटू 9 हल कर देंगे तो ए और डी का आपका क्या निकल जाएगा रेशियो में वैल्यू निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से हम लोग। तो आपका 8 दूनी 16 चला गया, फिर आपका यहाँ पर 5 तिया 15, 5 पचे 25 चला गया, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 यानी कि 2 बार में चला जाएगा। तो ये और डी का आपका अनुपात कितना हो जाएगा 2 अनुपात, यानी कि 2:3 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 150 मदों का माध्य यानी कि मीन 45 प्राप्त हुआ था। यदि गणना करते समय 2 मदों को गलत लिख लिया गया हो, जैसे कि 38 और 46, यानी कि 38 और 46 के बजाय क्या लिख लिया गया 83 और 76 लिख लिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर उसे सही किया जाएगा तब उसका सही माध्य
यानी कि एक्यूरेट आपका मीन क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि लेना था 38 और 46, लेकिन ले कितना गया 83 और 76 ले लिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्या ले लिया गया, अधिक ले लिया गया, यानी कि क्या करना होगा, हमें कमी करना होगा। तो पहले ले कितना लिया गया, यहाँ पर जो है 83 और 76 ले लिया गया, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो 6 3 9 और 8 7 15, यानी कि 159 योग ले लिया गया। लेकिन लेना कितना था उन दो संख्याओं का योग, 38 और 46 का योग कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 4 3 7 1 8, यानी कि लेना था 84 लेकिन 159 ले लिया गया। तो कितना अधिक ले लिया गया, तो माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7, यानी कि 75 अधिक ले लिया गया। कितने में, कुल 150 मदों में। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि आपका जो है त्रुटि एवरेज कितना है, यानी कि जितना जो है त्रुटि किया गया है उसका औसत, यानी कि माध्य में कितना त्रुटि किया गया है। तो क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए, त्रुटि माध्य निकालने के लिए 150 से भाग दे देंगे, क्योंकि टोटल संख्या जो है 150 ही है। तो भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि 0.5 एवरेज क्या ले लिया गया, अधिक ले लिया गया। तो क्या करेंगे, 45 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सही माध्य आ जाएगा। तो 45 में से 0.5 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 44.5, ये आपका क्या होगा, सही औसत होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो औसत और माध्य एक ही चीज होते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से जो है 14 स्क्वायर तकों का योग जो है कितना है, 1015 है। तो आपसे बोला जा रहा है कि 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 9 स्क्वायर से लेकर 42 स्क्वायर तक का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया, जैसे कि यहाँ पर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इस तरीके से लिया गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर से, क्योंकि हमें सभी में 3 स्क्वायर दिख रही है, तो 3 स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। 3 स्क्वायर हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो अगर यहाँ पर 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर। फिर 6 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा। फिर उसी तरीके से 9 में से 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से 42 में से जब हम लोग 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 14 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या दिख रहा है, ये वाला आपका पैटर्न दिख रहा है, जो कि 1 स्क्वायर से लेकर 14 स्क्वायर तक का योग यहाँ पर कितना दिया गया था, 1015 दिया गया था। तो इतना का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1015 होगा। कितना होगा, 1015, और इंटू कितना था, कॉमन आपका 3 पर स्क्वायर था, तो 3 पर स्क्वायर को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। तो गुना कर लेते, 15 नमा आपका कितना हो जाएगा, 135, और 9 इंटू 1 यानी कि 9 होगा, तो 9135 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में बढ़कर वह धनराशि 12,100 और 3 वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ब्याज दर यानी कि रेट क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जब इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है कि समय में अंतर 1 वर्ष का हो, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा जो मैं यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आपका अमाउंट दिया हुआ रहे, ये आपका पहला अमाउंट, ये आपका दूसरा अमाउंट, और समय में जो अंतर रहे वो 1 वर्ष का रहे, समय में जो अंतर रहे और समय में जो अंतर है वो 1 वर्ष का रहे, और आपसे रेट यानी कि दर पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अमाउंट में डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 13,310 माइनस क्या करेंगे, 12,100। तो माइनस करने पर आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 10, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 1210 रुपये क्या हो गया, अंतर हो गया इतना, यानी कि 2 वर्ष से बढ़कर 3 वर्ष में इतना धनराशि की अंतर हो जाती है। और यहाँ पर जो है रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 2 साल का जो अमाउंट है उसे क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हल करेंगे, आपका रेट यानी कि दर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब समय 1 वर्ष का अंतर रहे तभी आप इस तरीके से बना सकते हैं।
तो हल कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 21 से काटेंगे 1210 को तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि आपका रेट दर कितना आपका आ गया, तो 10% आपका दर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटा बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई की ओर जो है चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो यहाँ पर आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमें समय चाहिए। तो समय का फार्मूला क्या होता है, समय का फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा आपका चाल होता है, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फिर दिया गया है क्वेश्चन में कि ये जो पहला वाला ट्रेन है, पहला वाला ट्रेन की चाल कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी वाली ट्रेन की बोली कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन पहली वाली ट्रेन जो है शुरुआत में ही चल जाता है, यानी कि उसके 1 घंटा बाद कौन चलता है, उसके 1 घंटा बाद दूसरा वाला ट्रेन चलता है। तो 1 घंटे में पहले वाले ट्रेन ने कितना दूरी तय कर लिया होगा, तो 1 घंटे में अगर पहले वाली ट्रेन की 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो उसने 1 घंटा में 80 किलोमीटर तय किया होगा, यानी कि पहला वाला ट्रेन दूसरे वाले ट्रेन के चलने से पहले उसने 80 किलोमीटर दूरी ट्रैवल कर ली। तो पूछा जा रहा है कि वे एक दूसरे से कब मिलेंगे, तो जब मिलना होगा तो इसी डिस्टेंस को जो है क्या करना होगा, कवर करना होगा इस दूसरे ट्रेन के द्वारा, तभी तो आपस में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है जब एक ही दिशा में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है कि बेंगलोर से मुंबई जाती है और ये दूसरी वाली भी ट्रेन जो है वह बेंगलोर से मुंबई जाती है, यानी कि यहाँ पर से हमें पता है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। तो जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो चाल घटेगा तो कितना हो जाएगा, 100 - 80 यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो दूरी इतना तय करना है मिलने के लिए और इतने की चाल से। तो यहाँ पर जो है हल करेंगे आपका क्या आ जाएगा, टाइम यानी कि समय आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 20 चौक 80 यानी कि 4 घंटे बाद भी आपस में क्या करेंगे, फिर से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कितना है, 24 प्लस 7.2 को 8 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.9 आपका आ जाएगा, माइनस 2.3 × 3 करेंगे तो आपका कितना हो जाता है, 23 × 3 = 69 यानी कि 6.9 आ जाएगा, प्लस 5 हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर से 24 और 5 29, 29.9 में से 6.9 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, यानी कि 23 बचेगा। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आता है, 23। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका जो है यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं मिल पाए थे, तो यहाँ पर जो है मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में कि A, B and C कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 days, यानी कि A, B और C तीनों मिलकर 5 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि B, C and D कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 10 days, B, C और D मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। C, D and A कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 15 days, और उसी काम को C, D और A जो है 15 दिन में कर सकते हैं। एंड D, A and B कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 30 days, और D, A और B जो है उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि सभी लोग जो है एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग A, B and C टुगेदर विल टेक टू फिनिश द जॉब, यानी कि चारों मिलकर A, B, C और D इन चारों अगर मिलकर काम करते तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या बोला गया कि A, B और C मिलकर तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा कर लेते तो 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या बोला गया कि B, C और D मिलकर जो है कितने दिनों में 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर जो है बोला गया C, D और A मिलकर कितना दिनों में, 15 दिनों में। फिर आपका यहाँ पर था D, A, B
कितना दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 का, 10 का, 15 का, 30 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा एलसीएम यानी कि लघुत्तम, तो 30 होगा। 30 को जब 5 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 30 को 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 30 को 30 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर से पता चलती है कि ए बी सी की कार्य क्षमता 6 है, बी सी डी की 3 है, सी डी ए की 2 है और डी ए बी की 1 है। लेकिन यहाँ पर जब आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, ए जो है 1 बार 2 बार 3 बार है, यानी कि कितने बार ए है, 3 बार ए है। उसी तरीके से बी भी 3 बार है, सी भी आपका 3 बार है और डी भी 3 बार है। यानी कि यहाँ पर जो सभी की इफिशियंसी है वो 3-3 बार जोड़ी गई है। तो टोटली यहाँ पर इफिशियंसी कितनी है सभी को मिलाकर, तो 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12। तो यहाँ पर से काटेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए बी सी और डी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। 3 से काट देंगे, यहाँ पर कितना आ गया, 4। यानी कि ये चारों मिलकर 4 की कार्य क्षमता से काम कर सकते हैं। तो समय बराबर जो है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि समय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटा कुल कार्य क्षमता होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका एलसीएम होता है वही क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। यानी कि इस 30 काम को कौन करेंगे, इन चारों के द्वारा किया जाएगा। कितने की कार्य क्षमता से, 4 की कार्य क्षमता से। हल करेंगे, आपका टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते 2, ये आपका यहाँ पर 15, 15 बट्टा 2 यानी कि 7.1 बट्टा 2 डेज यानी कि 7.5 दिन का क्या लगेगा, टोटल समय लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश में नहीं मिल पाया था तो मैं इसे ट्रांसलेट कर दूंगा, आपको पढ़ के। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, यानी कि ए बी सी डी आकार के एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है। यक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जा रहा है उस तरीके से फिगर मैं पहले बनाते हुए चलता हूँ, क्योंकि फिगर आपको फिर बाद में पढ़कर बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लेते, क्योंकि ये जो है आपका फिगर से बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊँगा। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। फिर बोला गया कि यक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, यक्स है। यक्स जो है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि इसे बराबर भागों में बांटता है। फिर बोला कि वाई इज अ पॉइंट ऑन बी सी, वाई जो है कोई पॉइंट है किस पर, बी सी पर। ये नहीं बोला कि ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, सिर्फ ये बोला गया। सच डैट बी वाई इक्वल टू 1/3 बी सी, यानी कि बी वाई जो है पूरे बी सी का 1/3, यानी कि अगर इसे मान ले कि ये जो है पूरा 3x है, तो इसका जो है 1/3 यानी कि ये कितना x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि वाई सी आपका 2x हो जाएगा। फिर आगे आपसे बोला गया कि इफ़ द एरिया ऑफ बी एक्स वाई, इफ़ द एरिया ऑफ बी एक्स वाई, ये आपका बी एक्स वाई यहाँ पर मैं ये मिला दूंगा, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, बी एक्स वाई। और आपको पता होना चाहिए कि सभी वर्ग का जो है कोण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर बी एक्स वाई एक ट्रायंगल बन गया, इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया जो है कितना दिया गया है, तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, यानी कि ये जो है इसके विकर्ण की लंबाई, AC की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो है ये अगर 3x है, भुजा की सब लंबाई, सब जो है भुजा की लंबाई क्या होती है, वर्ग में बराबर होती है। तो ये अगर 30x है तो ये भी आपका पूरा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सॉरी 30x नहीं 3x। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 3x। आधा में बांटा गया, आधा ax है आधा x भी है, यानी कि 3x का आधा कितना हो जाएगा, 3x/2 हो जाएगा, यानी कि x भी का वैल्यू कितना है, 3x/2। तो ये एक तरीके से क्या बना रहा है, वाई बी एक्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हल करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाफ था, बेस आपका कितना है 3x/2 है, हाइट आपका कितना है, x है, हाइट आपका ये बी वाई। टोटल जो है एरिया कितना दिया गया है, 300 दिया गया है। हल करेंगे, यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा तो भुजा की लंबाई आ जाएगी, भुजा की लंबाई आ जाएगी तो डायगोनल निकाल सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते पहले, तो 3 से 300 काटेंगे तो 100 बार में चला जाएगा, x² बराबर आपका कितना आ जाएगा, 400। तो x बराबर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि
यक्स का वैल्यू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, भुजा की लंबाई चाहिए। तो भुजा की लंबाई यहाँ पर से कितनी हो जाएगी, अगर यक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 3x की लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 तिया 60 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर जो है डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बीकन में, √2 इंटू साइड होता है। क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो √2 साइड कितना है 60, यानी कि आपका बीकन कितना हो जाएगा 60√2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी, इस वर्ग का बीकन की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ग्राफ में है क्या क्या। यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट 2018 में ग्रीष्म अवकाश के दौरान विभिन्न हॉबी क्लासों में नामांकित किसी मेट्रो सिटी के छात्रों को प्रतिशत को जो है क्या करता है, दर्शाता है। यदि छात्रों की कुल संख्या 3500 है तो कराटे, पाक कला यानी कि कुकिंग और रचनात्मक लेखन विषय में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है टोटल जो है बोला गया कि अलग अलग जो है भाग लिए कितने, टोटल 3500 लोग हैं। उनमें से कराटे जो है खेलने वाले कौन है, ये जो आपका पीला दिख रहा है, ये जो आपका डीप पीला दिख रहा है वो कराटे खेलते हैं, यानी कि 25%, कुल में से 25% कराटे खेलते हैं। कुकिंग आपका यहाँ पर ये, यानी कि तीसरा नंबर, ये जो आपका 8% है वो क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। फिर आपका क्या है, रचनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग आपका यहाँ पर कितने करते हैं, 14% करते हैं। तो ये जो आपका क्या हो गया, तीनों जो है मिलाकर हम लोग क्या निकालेंगे कि कितना प्रतिशत ये तीनों मिलाकर के करिकुलर मतलब कि हॉबी है, कितने के जो है ये कितने प्रतिशत हॉबी है। तो हल कर लेते हैं, 8 4 12 5 17 1 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल जो है इन तीनों को मिलाकर जो है 47% लोगों की जो है ये तीनों हॉबी है। तो हमें जो है संख्या चाहिए, प्रतिशत नहीं चाहिए। तो क्या कर लेंगे हम लोग संख्या निकालने के लिए, कुल संख्या में का 47% निकालेंगे। तो हल करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 35 इंटू 47 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले तो इकाई अंक 5 आना चाहिए, 7 5 35। तो यहाँ पर तो 3 अंक 3 गो यहाँ पर ऑप्शन में ये सिर्फ आपका छट रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुना करके ही देखना पड़ेगा। तो 35 इंटू 47, 7 5 35, 3 7 21 और 20 41, 3 आपका हो जाएगा 44, 4 4 3 12 4 16, यानी कि टोटल जो है कितने हैं 1645 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए, बी और सी जो है किसी कार्य को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए ने जो है कार्य समाप्त होने से 11 दिन पहले और बी ने जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य के पूर्ण होने में कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है दिया गया है क्वेश्चन में कि ए जो है अकेले कितना दिनों में काम करता है, 40 दिन में, बी आपका 60 दिन में, सी आपका जो है 80 दिन में करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60, 80 और 40 का ही एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 80 और यहाँ पे 30, यानी कि 240 आ जाएगा एलसीएम। 240 को 40 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 240 को 60 से तो 4 आएगा और 240 को 80 से तो 3 आएगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है, यानी कि इतना जो है क्या करना है, तीनों को मिलकर काम करना है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ए जो है 11 दिन पहले काम छोड़ देता है। टोटल जो है इतना काम अंत तक जो है काम जो है जो खत्म हुआ वो अंत तक 240 काम कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ए ने जो है 11 दिन पहले ही कार्य छोड़ दिया था। जो है कार्य जो है 240 जो है जो ये 240 जो कार्य है वो समाप्त हो गया, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले ए ने जो है 11 दिन पहले छोड़ दिया था। तो अगर ए भी जो है लगा अंतिम दिनों तक काम करते रहता, यानी कि ये जो है छोड़कर ना जाता और ये 11 दिन भी काम करता, तो इस 11 दिन में वो कितना काम कर लेता, एक दिन में 6 काम करता है, तो इस 11 दिन में कितना काम कर लेता, 66 काम और कर लेता। फिर बोला गया कि बी ने जो है 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया।
बी ने 8 दिन पहले कार छोड़ दिया, तो बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो अगर वो 8 दिन पहले नहीं छोड़ता तो 8 चौक 32 काम और कर लेता। कितना काम और कर लेता, 32 काम और कर लेता। यानी कि अगर कोई भी नहीं छोड़ता तो मिलकर जो है अंतिम दिनों तक इतना टोटल काम कर लेते। कितना हो जाता, 6 2 8, 6 4 10 3 13, हाथ में 1 2 1 3। क्या करेंगे, हमें तीनों का समय कुल समय निकालना है कि कार्य जो है कितने समय में समाप्त हुए। तो क्या करेंगे, तीनों के एफिशिएंसी से यानी कि कार्य क्षमता से भाग कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 6 4 10, 10 3 13, 13 से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका कितना बार में चला जाएगा, 13 दूनी 26, 4 3 7, 13 6 78, यानी कि 26 दिन में तीनों ने मिलकर जो है लगभग, जो भी पहले छोड़े ये बाद में छोड़े, मिलकर जो है 26 दिनों में कार्य कर लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को जो है आपको टाइम एंड वर्क में काफ़ी बेहतर प्रश्नों में से एक आते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप इस प्रश्न को जो आसानी से समझ पाए। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया। चुनाव में रणवीर को प्राप्त कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है राणा को कितना प्राप्त हुआ, राणा को जो है टोटल कुल मत जो है टोटल हमेशा किसी भी कहीं भी आपका टोटल वोट कितना रहता होगा, हमेशा 100%। उनमें से 40% किसे प्राप्त हुआ, राणा को प्राप्त हुआ। और जो बाकी बचा उसे किसे प्राप्त हो गया होगा, रणवीर को प्राप्त हो गया होगा। तो 100 में से 40% राणा को, तो बचा कितना 60%, यानी कि 60% रणवीर को प्राप्त हुआ। तो हारा कितने से राणा, तो 20% से हारा। और 20% का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है कितना टोटल वोट में, तो 60,000 दिया गया है। कितना दिया गया, 60,000। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, रणवीर का वोट पूछा जा रहा है। यानी कि 20% का वैल्यू अगर 60,000 है तो 60% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, आपका कितना आ जाएगा, 20 दिया तो 60% वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, यानी कि 1,80,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 और 200 के बीच आने वाले उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है ये आपका क्या होता है, एपी का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। सबसे पहले जो हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, यानी कि योग चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में योग यानी कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस यल होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। n आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म, n आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा। ए आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर, क्या हो जाता है, ए आपका फर्स्ट नंबर होता है, सॉरी फर्स्ट नंबर या फिर फर्स्ट टर्म भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है क्या हो जाता है, लास्ट टर्म हो जाता है, लास्ट टर्म। ये आपका नंबर ऑफ टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में योग यानी कि सम निकालने का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालना होगा। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 100 के बाद कौन सी संख्या होगी जो कि 12 से कटेगी, तो 108। 108 12 से कटती है, यानी कि पहला टर्म कौन सा हो गया, 108। यानी कि ए बराबर यहाँ पर क्या है, 108 है। ए बराबर आपका यहाँ पर 108 है। हमें यल भी चाहिए, यानी कि 200 से पहले कौन सी संख्या है जो 12 से कटेगी, तो 192, क्योंकि 12 12 छक 72, 192 जो आपका क्या है, अंतिम संख्या है 200 से पहले जो 12 से कटेगी। तो ए भी पता है, यल भी पता है। नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक फार्मूला भी होता है, या फिर आप इतनी सिंपल क्वेश्चन में आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला मैं वैसे लिखा देता हूँ कि क्या होता है। फार्मूला आपका हो जाता है यल माइनस ए बाई डी प्लस 1 होता है। तो ये फार्मूला होता है। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फार्मूला पे भी ये आपका फार्मूला हो जाता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर से ही निकाल लेते हैं हम लोग। जब मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया है, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 192 माइनस 108 आपका कितना आ जाएगा, 192 माइनस आपका 108 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 यानी कि 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 84। तो 84 बाई डिफरेंस जो है सभी संख्याओं में कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि ये जो है 108 होगी। अगली संख्या 120 होगी, क्योंकि 12 से विभाज्य हो रही है। तो डिफरेंस सभी जो है नंबरों में 12 का ही होगा। तो बटा 12
+1, तो आपका कितना आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म, तो 12 7 84 7 1 8, यानी कि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर से कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या करेंगे, एन का वैल्यू आ गया, ए भी आ गया, एल भी आ गया, पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है n/2 यानी कि n कितना 8 है, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 इंटू ए कितना 108, यल कितना 192, हल करेंगे आंसर आ जाएगा 108 है 192 आपका कितना हो जाएगा 8, तो 200 300 300 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका हो गया बेहतर तरीका से बनाने का। लेकिन ये जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप इसे जो है नॉर्मल तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन जब ये जो है बड़ा तरीका से दे दिया जाएगा तब आपको ये तरीका ही बेहतर होगा लगाने में। लेकिन यहाँ पर सिंपल तरीका है तो 12 का गुणज लिख कर भी क्या कर सकते हैं, सभी का जोड़ करके उसका सम निकाल सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से जो है 108 कटता है, उसके बाद आपका क्या कटता है 120 भी कटता है, 132 भी कटता है, उसके बाद जो है आपका 144, फिर आपका कितना हो जाएगा 12 तो 156, फिर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12 तो 168, फिर आपका कितना हो जाएगा 180 192। इन सभी संख्याओं को क्या करके जोड़ करके भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है एपी का, तब आप इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जब आपका बड़ा संख्या दे दिया जाएगा, जब आपसे बोल दिया जाता है कि यहाँ पर 100 से लेकर 1000 तक बताइए कि कितना आएगा उसका सम या फिर औसत, तब आपको एपी ही बेहतर तरीका होता है निकालने का। लेकिन ये सिंपल तरीका है, अगर ये जो है अगर सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये तरीका पता नहीं हो तो परीक्षाओं में आप इस तरीके से ही बना सकते हैं। तो जोड़ देंगे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आपका 1200 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं जब आपको ये तरीका पता ना हो। लेकिन मैं इसे रिकमेंड करूंगा कि आपको ये जो है फार्मूला जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपका एनटीपीसी CBT 1 था तो तब आपके ये हल्का था। CBT 2 में ये आपके अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा आपका बेहतर तरीका का क्वेश्चन आएगा, खास करके इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आप दोनों फार्मूला याद रखिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर और कुछ भाग जो है साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया था। तो 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त कुल राशि 1750 रुपये थी। तो साधारण ब्याज की 10% की दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को जो है एलिगेशन से बनाने का सबसे बेहतर तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे कि ओवरऑल जो है प्रत्येक साल जो है कितना प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर जो है 5 साल का ब्याज कितना दिया गया 1750 रुपये। तो 1 साल का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल ब्याज से 5 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 5 तिया 15, 2 बचा तो 5 पचे 25, यानी कि 350 रुपया क्या होता है 1 साल का साधारण ब्याज होता है। और साधारण ब्याज हमेशा किस पर दी जाती है, मूलधन पर। तो मूलधन कितना है 5000, परसेंट में वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल कर लेते हैं 1 0 2 0 यानी 2 1 3 0, तो 3 0 3 0 चला गया, 5 7 आपका कितना हो गया 35, यानी कि आपका रेट कितना है ओवरऑल, यानी कि आपका जो ओवरऑल आपका ब्याज मिलता है वो 7% मिलता है। तो यहाँ पर जो है दिया गया कि मान लेते ये जो है पहला धनराशि है, इधर दूसरा धनराशि। पहला धनराशि को 5% की दर से ब्याज पर लगाया गया और दूसरी धनराशि को 10% की दर से लगाया गया। ओवरऑल जो है कितना मिलता है ब्याज, तो 7% मिलता है। क्रॉस डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उनके जो है मूल्य धन का अनुपात में वैल्यू निकल जाएगा जिस अनुपात में बांटा गया था राशि को। तो क्या करेंगे 10 में से 7 जाएगा, डिफरेंस निकालना है। हमेशा डिफरेंस किससे कैसे निकाली जाती है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से माइनस किया जाता है। तो 10 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 3 बचेगा आपका यहाँ पर। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो है पहली वाली धनराशि 3 यूनिट थी, दूसरी वाली धनराशि कितनी थी 5 यूनिट थी। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है 10% के दर से वाले, यानी कि इस 2 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले टोटल यूनिट कितना है 3 2 5 यूनिट है और 5 यूनिट बराबर राशि कितना है 5000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए 10% वाले का राशि चाहिए। तो 10% वाले का राशि कितना था 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1000 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2000, यानी कि 10% की दर से 2000 रुपये उधार दी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 मीटर गहरी और 21 मीटर चौड़ी एक नदी के प्रवाह की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 10 मिनट में समुद्र में कितने किलोलीटर पानी गिरेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे 2 मीटर गहरी है,
21 मीटर चौड़ी है, गुना करेंगे ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका जो है एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर क्या करेंगे, ये जो है टोटल आपका क्या हो गया, इतना जो है एरिया हो गया। तो इससे जो है क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। तो 4 आपका किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर किस में है, प्रति घंटा में है। तो ये जो है आपकी ये जो है क्या दिया गया है, इसमें जो गहराई और चौड़ाई मीटर में दी गई है। तो जो आपकी चाल भी होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, आपका 5/18 से गुना होगा। फिर यहाँ पर समय आपका कितना दिया गया, 10 मिनट दिया गया। तो यहाँ पर चाल आपका अगर मीटर प्रति सेकंड में, तो समय आपका किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। तो 10 मिनट बराबर जो है कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, टोटल 360 सेकंड होंगे। हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा, किलो लीटर पानी निकल जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से, तो आपका आ जाएगा 3 7 21, 3 6 18, 6 6 36, 60 बार में चला जाएगा। यहाँ पर से जो बचा उसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से, तो 5 5 25, 25 दूनी 50, यहाँ पर शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, सॉरी ये 360 नहीं होगा, 600 होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड, कितने हो जाएंगे, 600 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है आपका 6 से कटेगा तो कितने बार में, 100 बार में जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया था तो देख लेंगे हम लोग फिर से। तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा गुना करने पर, तो 7 5 35, 5 दूनी 10, 10 इंटू 100 तो 1000, यानी कि 35 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,000 किलो लीटर होगा। तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 10 मिनट में आपके 600 सेकेंड होंगे, ना कि 360। ये मैंने थोड़ा सा पहले गलत लिख लिया था, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण और 35% जो है गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% जो है अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसे जो है आसान तरीका यानी कि ट्रिक वाइज जो है इसे बनाने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि सभी को क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव बेस में लेंगे। यानी कि अगर सभी का उत्तीर्ण हो रहा है तो सभी, यानी कि जो एक उत्तीर्ण लेंगे तो सभी का उत्तीर्ण नहीं लेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 55% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते, क्या होते हैं 55% अंग्रेजी में, 35% गणित में उत्तीर्ण होते, कितने होते 35%। तो टोटल कितने उत्तीर्ण हो जाते, 5 3 8 1 9, यानी कि 90% उत्तीर्ण हो जाते। लेकिन उनमें से 20% दोनों में उत्तीर्ण है, तो क्या करेंगे, जब दोनों में उत्तीर्ण है तो उसमें से क्या करेंगे 20% माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 70%। तो ये जो 70% में अगर जो है, क्योंकि जो है कुल विद्यार्थी हमेशा जो है कितना रहता है 100%, 100% में से 70% ये क्या है, ऐसे अभ्यर्थी है जो क्या है पास है। ये जो 70% आया वो क्या है, पास है। तो 100 में से 70% पास है, तो फेल कितने रहे होंगे 30%, और 30% का वैल्यू कितना दिया गया है 1200, कितना दिया गया है 1200। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 40। हमें क्या चाहिए, कुल अभ्यर्थियों की संख्या चाहिए, यानी कि 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 40 विद्यार्थी है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 विद्यार्थी के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये तो आपका ये ट्रिक वाइज मेथड। लेकिन अगर आप इसे बेसिक तरीक़े से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे, यहाँ पर 2 सर्कल बना देंगे, दोनों सर्कल को एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पर जो है फिर बोला गया एक को जो है क्या करेंगे आपका अंग्रेजी और एक मैथ, तो इसे मैथ नाम दे दिया हम लोगों ने, इसे इंग्लिश। यहाँ पर जो है बोला गया कि दोनों में उत्तीर्ण कितने विद्यार्थी है, तो 20% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण है। उनमें से बोला गया कि 55% क्या है अंग्रेजी में पास है, तो 20 जो आपका यहाँ पर आ गया, तो टोटल 55% पास है, तो 20 तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो है कितने पास होंगे 35%, क्योंकि 35 और 20 जोड़ेंगे तो वापस आपका 55 हो जाएगा। फिर जो है बोला गया कि 35% गणित में पास है, तो यहाँ पर 20 आ गया, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 15%, यानी कि सिर्फ मैथ में जो है 15% पास है। टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है 100%, कहीं भी किसी भी जगह विद्यार्थियों की संख्या 100% होती है। टोटल जो है यहाँ पर अभी तक पास कितने हो गए, ये जो सर्कल में आप देख रहे हैं सभी पास स्टूडेंट है, तो टोटल पास कितने हो गए 3 1 4 1 5, यानी 50 और 20 70% पास है।
तो यहाँ पर जो बाहर लिखाएंगे, सर्कल के बाहर लिखाएंगे, वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो 100 में से 70% पास है, यानी कि 30% क्या है, फेल है। तो ये आपका क्या आ गया, फेल आ गया। तो 30% का वैल्यू यहाँ पर से कितना दिया गया था, 1200 दिया गया था। तो हल कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, वापस आपका 4000 आ जाएगा, क्योंकि यही तरीका था आपका जो यहाँ पर लगाया गया था। तो आपको जो है ये आपका ट्रिक वाइज हो जाता है। ये आपको जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव मुंह से ही कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है अगर आप इस तरीके से बनाना है आपको, तो आपको कॉपी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि √150 माइनस √54 माइनस √24 का मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट से जो भी संख्या निकलेगी उससे निकालेंगे और बाकी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 150 होता है, यानी कि 5 × 5 = 25, 6 × 150, तो आपका कितना आ जाएगा, 5√6। अगर आपको इस तरीके से निकालना नहीं आता है तो पहले इस तरीके से फैक्टर आप खुद से निकाल लीजिएगा। जैसे कि 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 5 कितने बार आए, 2, तो वो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा। 6 एक बार है तो वो रूट के अंदर रहेंगे। उसी तरीके से √54 को भी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 6 = 54, यानी कि 3√6। और इधर 24 हो जाएगा, 2 रूट 2 दूनी 4 × 6 = 24, यानी कि 2√6। हल कर लेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 5√6 माइनस 3 × 2 = 5√6 प्लस 5√6 माइनस 5√6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 2x + 5y = 2 है, xy = 2 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8x³ + 125y³ का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पुटिंग वैल्यू लगाएंगे तो आप काफ़ी जल्दी और बेहतर तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग मान लें x 2 है, y 1 है, x मैं यहाँ पर सिर्फ मान रहा हूँ पुटिंग वैल्यू, x 2 है, y 1 है, 2 × 1 होता है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे y के जगह, x के जगह 2, y के जगह 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए, लेकिन 12 नहीं आएगा। 2 दूनी 4, 5 4 9 आ जाएगा, लेकिन हमें 12 चाहिए। तो क्या करेंगे, इसे उलट कर लिखते, x का वैल्यू अगर 1 मानते, y का वैल्यू 2 मानते, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर चेक करके देखते, x का वैल्यू अगर 1, y का वैल्यू 2, तो आपका यहाँ पर 12 आ जा रहा है, क्योंकि 5 दूनी 10, ये आपका 10 बन जा रहा है। यहाँ पर आपका 2 × 1 तो 2 बन जा रहा है, यानी कि 10 और 2 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, यानी कि ये आपका x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, x × अगर x का वैल्यू 1 करेंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 प्लस 125, y का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो उसका क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। हल कर लेते हो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 125 × 8 करेंगे तो 1000 प्लस 8 × 1 तो 8, तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 1008। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और मीनार के पद बिंदु से अवनयन कोण के बराबर ज्ञात होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इधर जो है आपका, इधर जो है हम लोग क्या कर लेते, इधर आपका मीनार की लंबाई मान लेते हैं, इधर आपकी चट्टान की लंबाई। ये जो है चट्टान की लंबाई कितनी दी गई है, 25 मीटर दी गई है। यहाँ पर बोला गया कि इसके शीर्ष से, चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण और इसके शीर्ष से इसके पद का अवनयन कोण, अवनमन कोण कितना है, बराबर है। यानी कि अगर ये ठिट्टा है, ये अगर आपका ठिट्टा है, तो ये भी आपका क्या है, ठिट्टा ही है। कितना है, ठिट्टा ही है। तो यहाँ पर से यहाँ ये इतना जो आपका टोटल कितना है, 25 है। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, यक्स मान लेते हैं कुछ समय के लिए। इतना दूर को जो है क्या कर लिया हम लोगों ने, यक्स मान लिया। इसे जो है सॉरी इसे यच मान लेते, इसे यच मान लेते क्योंकि हाइट भी होता है, ये एच, इसे यक्स मान लेते हैं। ये यक्स मान लेंगे तो अगर ये यक्स है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से हल कर लेते हैं। पहले जो है यहाँ पर हल करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी कि एच बाई एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, इक्वल टू tan थीटा। फिर जो है दूसरे वाले में पुट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25/x बराबर इधर से कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर जो है 25/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू tan थीटा। यानी कि दोनों जो है क्या है, tan थीटा। यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि h/x बराबर कितना है,
25 बाई यक्स है, यानी कि यक्स से चला गया तो यच बराबर यहाँ पर कितना आ गया आपका 25। तो इस यच का वैल्यू कितना है 25, तो इसकी जो है टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, नीचे यहाँ पर 25 ये 25, तो 25 टोटल कितना हो गया 50 मीटर हो गया। यानी कि मीनार की लंबाई कितनी है तो 50 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम और महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ का योग और अंतर यानी कि सम और डिफरेंस कितना दिया गया है 369 और 351 है। तो यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है एचसीएफ और एलसीएम का अंतर और योग दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग जो है एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के इन दोनों संख्याओं का योग का आधा कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम। तो दोनों का योग का आधा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से हो जाएगा 9 1 10 6 5 11 1 12 3 3 6 7, 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एलसीएम निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 360। फिर क्या करेंगे उस संख्या दोनों संख्या को डिफरेंस को अगर 2 से भाग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एचसीएफ यानी कि महत्तम आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से 9 9 18 18 बटा 2 आपका कितना आ गया 9, यानी कि एलसीएम 360 है एचसीएफ 9 है। एक संख्या दी गई है दूसरी संख्या निकालना है। तो एक फार्मूला मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणज, पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणज उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणज के बराबर होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है पहली संख्या कितनी दी गई है 72, दूसरी संख्या में पता करनी है। एलसीएम कितना दिया गया दोनों संख्याओं का 360, एचसीएफ कितना है आपका यहाँ पर से 9 है। हल कर लेते हैं तो 72 25 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 360 चला जाएगा। तो दूसरी संख्या यहाँ पर से कितनी आ जाएगी 9 25 45, यानी कि 45 क्या है दूसरी संख्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि cos 2 थीटा cos 2 थीटा नहीं cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है जब इस तरीके से दिया हुआ रहे तो इसे जो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है क्या बना रहा है cos 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos जो है 60 - 20 डिग्री लिख सकते हैं, 60 - 20 डिग्री 60 डिग्री - 20 डिग्री। cos 40 डिग्री को 16 डिग्री - 20 डिग्री लिख सकते हैं। cos 20 डिग्री को क्या करेंगे उसी तरीके से रहने देंगे, इंटू है ये आपका कॉमन है। cos जो है 20 डिग्री रहने देंगे। फिर जो है cos 80 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 60 प्लस क्या लिख सकते हैं 20 डिग्री लिख सकते हैं। तो जब इस तरीके का रहे तो एक फार्मूला होता है, जैसे कि आपका इस तरीके का रहे कि cos 60 माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इस तरीके से रहे, तब आपका एक फार्मूला होता है 1/4 cos 3 इंटू 2 थीटा। क्या हो जाता है cos 1/4 cos 3 थीटा, सॉरी 3 थीटा होता है cos 3 थीटा 1/4 इंटू cos 3 थीटा होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका फार्मूला बनता है 1/4 इंटू cos 3 थीटा होता है। तो क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये जो थीटा है, ये जो यहाँ पर थीटा है इसमें कितना डिग्री वैल्यू है 20 डिग्री वैल्यू। ये जो थीटा यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा 20 डिग्री आएगा। तो क्या करेंगे थीटा का वैल्यू 20 डिग्री पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/4 इंटू cos, अगर थीटा 20 डिग्री है तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, यानी कि cos 60 डिग्री का हमें वैल्यू चाहिए। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2 होता है। तो आपका कितना हो जाएगा वैल्यू 1/8 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके का फार्मूला आप याद रखिएगा। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 62/5, ये जो आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पढ़ूंगा नहीं मैं, इसे हल करूंगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो 62/5 है, यानी कि इसे 62/5 लिख सकते हैं इस तरीके से, माइनस हल कर लेंगे। ये जो आपका 9 दूनी 18 चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 8 दूनी 16/7 इंटू है कितना आपका 7/5, कितना है 7/5 प्लस है, इसे क्या करेंगे हल कर लेंगे। ये जो कट रहा है काट लेंगे, 5 × 5 = 25, 4 × 16, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से
4/5 आएगा। ये जो है साथ साथ चला जाएगा। एलसीएम आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 5, यानी कि ऊपर में कितना आ जाएगा 62 माइनस 16 प्लस 4, 62 और 4 कितना हो जाता है 66, 66 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 50, 50 को 5 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर 10 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि x³ प्लस y³ बराबर 35 है, x प्लस y बराबर 5 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो है पुटिंग वैल्यू सबसे बेहतर तरीका होगा बनाने का। बेसिक से जाएंगे तो आप काफ़ी लंबा इसे जो है बनाना पड़ेगा, तो बेसिक से नहीं जाएंगे, वैल्यू पुटिंग करेंगे क्योंकि आसान सा प्रश्न है वैल्यू पुटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो अगर x का वैल्यू हम लोग 3 पुट करें, y का वैल्यू अगर 2 पुट करें तो 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। यहाँ पर भी अगर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करें तो आपका कितना आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 27 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, यानी कि इस 35 के बराबर है। यानी कि यहाँ पर से हम लोगों ने यहाँ पर जो है x और y का वैल्यू सही बैठा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी x का वैल्यू जो है 3 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4, प्लस y का वैल्यू यहाँ भी 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4। हल कर लेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 81 या 16 आपका कितना हो जाएगा 97, यानी कि 97। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल कर लेते हैं हम लोग हैं यहाँ पर। तो 63 में से 39 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 40, 23 है 24 बचेगा। बाकी क्या करेंगे यहाँ पर हल कर लेंगे नीचे। तो सबसे पहले क्या करेंगे 186 माइनस 24 इंटू 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 इंटू 7, यानी कि 168 आएगा। प्लस आपका 25 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप सारा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 186 या 5 आपका कितना होता है 191, और 168 उसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, 20 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा 23, यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आता है 23। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 स्थानों के बीच रेल, बस और हवाई किरायों का अनुपात कितना है, 5:8:12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4:5 है। और एक यात्रा हेतु परिवहन के इस साधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया जो है 1,07,000 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हवाई यात्रियों से एकत्र किया गया कुल किराया कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया है रेल का, यानी कि रेल, बस और आपका हवाई किराया यानी कि एरोप्लेन मान लेते हैं, उसका जो है किराया कितना है 5 यूनिट है, 8 यूनिट है और 12 यूनिट है। और यात्रियों की संख्या कितनी है, तो रेल में आपके 3 यूनिट है और आपके बस में 4 यूनिट और हवाई में जो है हवाई में आपके 5 यूनिट है। गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा टोटल व्यक्ति, यानी कि ये जो आपका क्या है प्रति व्यक्ति किराया है, ये जो है टोटल व्यक्ति है। गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा कुल किराया यूनिट में निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15 यूनिट, 8 चौक 32 यूनिट और 12×5 60 यूनिट। सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा टोटल कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 6 3 9 9 1 10, यानी कि 107 यूनिट बराबर टोटल कितने लोग हैं 1,07,000 है। कितने 1,07,000। तो हल कर लेंगे यहाँ पर से कितना आ जाएगा 1,000, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1,000 क्या है 1,000 जो है रुपये है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं हवाई यात्रा का कुल जो है हवाई यात्रा के द्वारा जो है कुल एकत्र किया गया कितना है जो है किराया जो है टोटल एकत्र किया गया 60 यूनिट है। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 है तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 1,000 है तो 60 यूनिट का वैल्यू 60,000 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से एक कमरे पर फर्श बनाने की कुल लागत 3675 रुपये है। यदि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है तो लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे
यहाँ पर जो है एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है टोटल लागत दिया गया है। टोटल लागत कितना दिया गया है, 3675 रुपया, और 1 वर्ग मीटर का भी यहाँ पर दिया गया लागत की 12.5 रुपये है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अगर टोटल रुपये में से 1 वर्ग मीटर के रुपये को भाग कर दे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से आपका टोटल एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है किसी भी अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार की एक जो है वर्ग मीटर, तो सॉरी वर्गाकार नहीं है, आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो वर्गाकार नहीं है, आयताकार है। आयताकार में जो है चौड़ाई कितनी दी गई है, 2 यूनिट दी गई है, और लंबाई कितनी दी गई है, 3 यूनिट दी गई। तो इसका जो है एरिया कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, फिर लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, पहले पॉइंट हटाएंगे 0, हल कर लेंगे तो यहाँ पर से 25 से काटेंगे तो 25 25 125, 25 1 6 5 11, 25 चौक 100, 25 7 175 0। फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा आपका, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 नमा 45, 5 चौक 20। 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 6 नमा 54। तो यू यानी कि 1 यूनिट स्क्वायर बराबर कितना 49 है। तो ये 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, लंबाई टोटल कितने है, लंबाई 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 7 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 मीटर होगा। कितना होगा, 21 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हम लोगों को जो है यहाँ पर इंग्लिश में ही मिल पाया था, तो मैं यहाँ पर इसे ट्रांसलेट करके आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट हैव 24 एज देयर एचसीएफ। यानी कि आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि उन संख्याओं का सम यानी कि योग बताइए जो 3 संख्याओं की सबसे यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो, और वो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, 24 से विभाज्य होनी चाहिए। यानी कि वह संख्या जो 3 अंकों की सबसे बड़ी हो और क्या हो, 24 से विभाज्य हो, और वह संख्या जो 4 अंकों की सबसे छोटी और 24 से विभाज्य हो, उन दोनों संख्याओं का योग यानी कि सम क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1000 होती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, अलग अलग भाग ना देकर इसे जो है क्या करेंगे, क्योंकि बाद में हमें जो है इसका सम यानी कि योग ही पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पहले ही सम करके क्या कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसे क्या करेंगे, इन दोनों के सम से माइनस कर देंगे। तो आपका यहाँ पर जो है पहले सम कितना आ जाएगा, तो 1999 आएगा। 24 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसे 1999 से माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ पर निकालेंगे। तो 24 से भाग देंगे तो कितना बार में आपका, 8 बार में आपका 192, तो आपका कितना बचा, 7। 24 दिया 72, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर से कितना बच जा रहा है, रिमाइंडर आपका यहाँ पर से 7 बच रहा है। तो क्या करेंगे, 1999 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 1992। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका यानी कि मीन और मीडियन का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो उनके माध्य और बहुलक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होता है। मोड बराबर आपका क्या हो जाता है, मोड बराबर आपका होता है 3 मीडियन, कितना होता है, 3 मीडियन -2 मीन होता है। मोड आपका बहुलक मीडियन यानी कि माध्यिका, मीन यानी कि माध्य होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, मोड बराबर 3 मीडियन -2 मीन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, बहुलक निकालेंगे, बहुलक आ जाएगा तो माध्य से उसका अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है मीडियन कितना दिया गया, मीडियन दिया गया 5 यूनिट, यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे। मीन आपका कितना है, तो मीन आपका 4 यूनिट है। हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 -2 दूनी 4। सॉरी यहाँ पर जो है आपका मीन यहाँ पर मीन आपका यहाँ पर माध्य यहाँ पर कितना है, 4 यूनिट है, 2 यूनिट नहीं 4 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 7।
यानी कि आपका बहुलक कितना आ गया 7। अब माध्य जो है पहले से कितना है 4 है, तो माध्य यानी कि मीन और हमें क्या चाहिए, मीन और मॉड का रेशियो में वैल्यू चाहिए। तो मीन कितना था पहले से रेशियो में 4 था, और मॉड हम लोगों ने 7 लाया, तो अनुपात कितना हो जाएगा 4:7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सभागार में 6,889 विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितने सभागार में जो है पंक्तियां हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है सभागार में कुल पंक्तियां कितनी है। तो इस तरीके के प्रश्न में करना कुछ नहीं होता है, जो संख्या दी गई है उनका अंडर रूट निकाल लेना होता है। क्या निकाल लेना होता है, अंडर रूट। तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 9। तो अंडर रूट निकालने का सबसे जो है वैदिक फार्मूला होता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो 9 जो है किसका यूनिट का स्क्वायर हो सकता है, एक तो 3 का हो सकता है, एक आपका 7 का यूनिट का स्क्वायर का 9 आता है यूनिट, क्योंकि 7 7 49 होता है, यूनिट क्या आता है 9 आता है, 3 का तो 9 आता ही है। फिर जो है हमें जो है 8 से थोड़ा सा 8 से जो है ये बड़ा स्क्वायर है, यानी कि 80 से बड़ा है, तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अब हमें दो में कन्फ्यूजन है कि या तो 83 हो सकता है या फिर 87, इन ये जो है संख्या का स्क्वायर हो सकता है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 8 हम लोगों ने माना उससे एक संख्या उसमें प्लस करेंगे, यानी कि 9 करेंगे, उसको क्या करने देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करने पर कितना आ रहा है 72। ये जो 72 आए वो क्या है 68 से क्या है बड़ा है, यानी कि ये जो 72 है क्या है, ये जो है ये जो अंतिम दो संख्या को छोड़ देना होता है। ये जो है पहली दो संख्या है वो क्या है 72 से 68, ये जो है क्या है कम है। तो कम है तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को नहीं लेते, छोटी वाली संख्या को लेते। अगर 72 से बड़ा होता तब बड़ी वाली संख्या लेते, लेकिन 72 से अधिक 72 से कम है, अधिक रहता तो 87 लेते, लेकिन कम है तो क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यानी कि 83 लेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ये आपका वैदिक तरीका होता है निकालने का, ये जो अंडर रूट निकालने का, आप चाहिए तो सीख सकते हैं, बेहतर तरीका होता है ये, वरना आपको थोड़ा समय लग सकता है अगर आप बेसिक से जाएंगे तो। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ये जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, तो ऊपर हम लोग पढ़ लेते कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ 2014 से 18 के दौरान विभिन्न वर्षों में किसी सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी वेब सीरीज की संख्या को दर्शाता है, और लाइन ग्राफ 5 स्टार से कम रेटिंग वाले जो है वेब सीरीज को दर्शाती है। यानी कि ये जो आपका नीचे वाला लाइन ग्राफ है वो क्या है 5 से कम रेटिंग वाली जो है वेब सीरीज को प्रत्येक साल में दर्शा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर से क्वेश्चन है, यहाँ पर से पूछा जा रहा है कि 2014 से 2018 के दौरान 5 स्टार और उससे अधिक रेटिंग वाले वेब सीरीज का लगभग जो है कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे, ऊपर जो है क्या दिया गया, टोटल वेब सीरीज की संख्या दी गई है, नीचे जो है 5 IMDb रेटिंग जो है जिसकी 5 से कम है उसकी संख्या दी गई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वेब सीरीज निकाल लेंगे कि टोटल जो है कितना वेब सीरीज रिलीज किया गया था इन 5 सालों में। तो योग करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 35 35 70 42 और 48 90 90 या 70 160 38 190, यानी कि टोटल जो 190 वेब सीरीज लॉन्च किए गए थे, उनमें से इतने जो है वो 5 से कम है, लेकिन हमें जो है क्या चाहिए 5 से अधिक चाहिए। तो पहले इससे क्या करेंगे 5 से कम वाला यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल 12 दूनी 24 24 से 11 35 35 और 9 44 44 से 6 50, यानी कि टोटल 50 ऐसे वेब सीरीज उन 5 सालों में थे जो कि 5 IMDb रेटिंग से कम थे। तो टोटल जो ऐसे कितने थे जो कि 5 या 5 से अधिक थे, तो 190 माइनस 50 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, यानी कि 140 ऐसे वेब सीरीज थी उन 5 सालों में जिसकी IMDb रेटिंग 5 से अधिक थी। तो हमें परसेंट वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल वेब सीरीज से तुलना करेंगे, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे। हल कर लेते हैं, यहाँ पर से कितना आ जाएगा 0 0 चला गया, आपका जो है लगभग में वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया लगभग यानी कि अप्रॉक्स में। तो लगभग में हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 1400 को 19 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 19 सत्ते, फिर जो आपका कितना बच जाएगा 70 आपका, तो 19 आपका लगभग 19 दूनी 38 दूनी 76, यानी कि लगभग जो आपका 74% आ जाएगा, क्योंकि 133 7 आपका बचता है तो आपका 76, यानी कि 70 बचता है तो 76, लगभग आपका 74% आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31।
यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 8 मेज का लागत मूल्य यानी कि सीपी 5 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं यूनिट में। तो यहाँ पर से पहले बोला क्या गया कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 8 वस्तु का सीपी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि 5 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो एक वस्तु का सीपी कितना आ गया 5 यूनिट, और उसी एक वस्तु का एसपी कितना है 8 यूनिट है, यानी कि खरीदा 5 यूनिट में, बेचा कितने में 8 यूनिट में। तो 5 का सामान 8 में बेचा तो लाभ कितने का हो रहा है 3 यूनिट का। लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है 5 यूनिट, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से काटेंगे 20 बार में चला जाएगा, 20 दिया कितना होता है 60%, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है 60%। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, उसकी भुजा 28 सेंटीमीटर है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा का माप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के 16 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर से जो है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, फार्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि ABC त्रिभुज का जो है भुजा की लंबाई कितनी दी गई है 28 का स्क्वायर, यानी कि 28 × 28 करेंगे। और ये जो है इसकी जो है एरिया दूसरे वाले त्रिभुज के 16 गुना के बराबर है, यानी कि अगर इधर 16 गुना कर दे तो उसकी एरिया किसके बराबर हो जाएगी, PQR के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी। तो हल कर लेते हैं, उसकी भी क्या फार्मूला वही बैठेगी आपकी √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 तो चला जाएगा, यहाँ पर से आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा, साइड स्क्वायर है, अंडर रूट यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। तो अंडर रूट से 28 तो बाहर आ जाएगा, 16 4 बन के बाहर आएगा। तो आपका कितना आ जाएगा साइड बराबर, साइड आपका आ जाएगा 112, कितना आ जाएगा 112, यानी कि PQR वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 112 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो देखेंगे पहले दिया क्या गया है। इनमें बोला जा रहा है कि जिन्हें जो है निम्न तालिका जो है 5 जो है भिन्न प्रकार के सामानों के क्रय मूल्य को दर्शाती है, जिन्हें 2 अलग अलग दुकानदार X और Y द्वारा जो है भिन्न भिन्न मूल्यों पर बेचा गया है। ज्ञात कीजिए कि किस दुकानदार ने कुल मिलाकर ज़्यादा लाभ कमाया और उसका प्रतिशत लाभ कितना था। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो है सभी के लिए जो है कॉस्ट प्राइस दिया गया, यानी कि सेलर X के लिए भी यही कॉस्ट प्राइस है और सेलर Y के लिए भी यही कॉस्ट प्राइस है। तो हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं कि X के द्वारा कुल लाभ कितना है, Y के द्वारा कुल लाभ कितना है। तो पहले वाले ए वाले वस्तु में 173 का सामान X जो 180 में बेचा यानी कि 7 रुपये का लाभ हो रहा है, और Y 175 में बेचा यानी कि 2 रुपये का लाभ हो रहा है। फिर अगले वाले वस्तु में 219 का सामान 220 में बेचा यानी कि 1 का लाभ हो रहा है। यहाँ पर इसे जो है 6 का लाभ हो रहा है। 350 से 360 तो इसे 10 का, और इसे जो है आपका 7 का लाभ हो रहा है। फिर अगले बारे में यहाँ पर 9 का, इसे आपका जो है कितने का 81 है तो 19 का लाभ हो रहा है। फिर यहाँ पर 27 है तो ये आपका 23 का लाभ हो रहा है, इसे जो है 5 3 8 का लाभ हो रहा है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आपका कितना आ जाएगा 7 1 8, 10 8 18, 27 27 23 आपका कितना हो जाएगा 50, यानी कि X के द्वारा टोटल 50 रुपये का लाभ किया गया। इधर से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 2 8 7 15, 15 9, यहाँ पर 15 और 19 आपका कितना हो जाएगा 34, 34 8 आपका कितना हो जाएगा 42, यानी कि Y के द्वारा 42 रुपये का लाभ किया गया। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसके द्वारा सबसे ज़्यादा लाभ किया गया, यानी कि यहाँ पर से तो हमें पता चलेगा कि X के द्वारा सबसे ज़्यादा लाभ है, यानी कि Y तो हो ही नहीं सकता। तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल हट गया। अब हमें क्या निकालना है कि कितना प्रतिशत X को लाभ हो रहा है। तो 50 रुपये तो लाभ हो रहा है। टोटल जो है वस्तु का सामान का वैल्यू कितना था, तो क्या करना पड़ेगा, सभी जो है गुड्स यानी कि सामानों का वैल्यू का योग निकालना होगा। तो योग निकाल लेंगे, यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा 9 3 12, 12 1 13, 7 20, हाथ में 2, 7 1 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 2 23, 2 25, हाथ में 2, 4 2 6, 3 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, यानी कि 1450। CP नीचे लिखाएगा आपका, परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 0 चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 ऑप्शन आपका पहले ही छट गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिए गए, नंबर ऑफ वेब सीरीज दिए गए 2014 से लेकर 2018 तक। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2015 से 2018 तक सब्सक्रिप्शन सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा जारी किए गए वेब सीरीज का औसत संख्या यानी कि एवरेज नंबर कितना है। तो यहाँ पर क्या है, 2015 से लेकर 2018 तक हमें संख्या चाहिए। तो 2015 में कितने थे, 35, 42, 48, सभी को जोड़ेंगे तो अब कितना आ जाएगा 70, इधर हो जाएगा 90, 9 कितना हो जाएगा 16, यानी कि 160 गो टोटल नंबर ऑफ वेब सीरीज है। औसत चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल कितने साल थे, 4 से 4, तो 4 साल थे तो 4 से भाग कर देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, यानी कि प्रति साल जो है औसतन 40 वेब सीरीज रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।